क्लास 11 बेटा हमने कल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात की थी, यानी कि स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन जो रेशियो हमारे पास होती है उसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो मैंने कल आपसे बोला था कि हमारे पास कई तरह की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटीज़ हैं। उनमें से जो एक टाइप हमारे पास यहाँ पर आज हम करेंगे, डेट इज़ अ यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की भी टाइप्स हैं हमारे पास, स्ट्रेन की भी टाइप्स हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस को अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के साथ डिवाइड किया जाए तो उस टाइम पर जो हमारे पास वैल्यू आती है डेट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। तो इस चीज़ को आपने यहाँ पर एक याद रखना है कि यंग्स मॉडुलस कहाँ पर यूज़ होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगा के खींचने की कोशिश करते हो तो वो उसमें कितनी एक्सटेंशन आती है, आसानी से आ जाती है या मुश्किल से आती है। तो ये चीज़ जो है वो यंग्स मॉडुलस के साथ हम उस चीज़ को मेज़र करते हैं। अब इसको अगर मैथमेटिकली थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाए तो आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस किसके बराबर होती है? नॉर्मल स्ट्रेस होती है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसके बराबर होती है? स्मॉल एल डिवाइड बाय कैपिटल एल, वेयर स्मॉल एल इज द चेंज इन लेंथ और कैपिटल एल इज द ओरिजिनल लेंथ। तो यंग्स मॉडुलस किसके बराबर हो जाएगा? एफ डिवाइड बाय ए, स्मॉल एल डिवाइड बाय कैपिटल एल, और इसको रीअरेंज करेंगे एफ कैपिटल एल डिवाइड बाय ए इंटू स्मॉल एल। तो अब यहाँ पर एरिया, ए क्या चीज़ है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर इस वायर को आप नीचे की तरफ खींच रहे हो फोर्स लगाकर, तो आप फोर्स कौन से सरफेस के ऊपर लगा रहे हो? इस सरफेस के ऊपर लगा रहे हो, विच इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम कंसीडर करते हैं कि ये स्ट्रिंग या धागा या रस्सी जो भी है ये सर्कुलर है, तो इसका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वेयर कर देंगे, एफ एल डिवाइड बाय पाई आर स्क्वेयर स्मॉल एल। दिस इज अ वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस जिसको आप याद रखोगे। अब इसके यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या होंगे? फोर्स अपॉन एरिया, या आपके पास यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्ट्रेस के यूनिट्स होते हैं। और कल मैंने आपको बोला था कि स्ट्रेन के यूनिट्स नहीं होते हैं। तो यंग्स मॉडुलस के यूनिट स्ट्रेस वाले ही रहेंगे, विच इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये प्रेशर के इक्वल होता है तो पास्कल भी हम इसके यूनिट्स बोल सकते हैं, और डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी इसके यूनिट्स बन जाएंगे। तो यंग्स मॉडुलस की बेटा अपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, या स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ से हमने शो करना है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन रहता है। तो अगर आप ग्राफ इस तरह से देखोगे तो एक तरफ हमने स्ट्रेस कंसिडर किया है, एक तरफ हमने स्ट्रेन कंसिडर किया है, तो उनका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। अब इस ग्राफ में आप देखोगे पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट पी तक जो ऑब्जेक्ट है वो हुक्स लॉ को obey करता है। यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है। तो इस सिचुएशन में ये इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा ऑब्जेक्ट, और पॉइंट पी इज समटाइम कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि अप टू पॉइंट पी ऑब्जेक्ट ओबे हुक्स लॉ। बट जब हम उससे आगे चले जाते हैं, पी से पॉइंट ई तक की हम बात करते हैं, तो इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट जो है वो हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन भी नहीं रही है। तो ऐसी सिचुएशन में चाहे ऑब्जेक्ट हुक्स लॉ नहीं ओबे करता है, बट अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं तो ऑब्जेक्ट इसी रास्ते से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। यही कारण है तो हम इस रीजन को, पी से लेकर ई वाला जो रीजन है, ओ से लेकर ई तक का रीजन है, इसको हम कहते हैं इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिफॉर्मिंग फोर्स के हटने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है। और पॉइंट ई इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। ऑब्जेक्ट की जो इलास्टिक लिमिट है डेट इज अप टू पॉइंट ई। अगर आप ई पॉइंट से आगे निकलते हो, सपोज अप टू पॉइंट ए, तो इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो ये वापस तो आएगा, बट ऐसी सिचुएशन में वो इस रास्ते से वापस नहीं आएगा, वो यहाँ से ओ से लेकर ओ डैश, ए से लेकर ओ डैश तक का जो रास्ता है डॉटेड, यहाँ से वापस आएगा। तो ये क्या चीज़ शो कर रहा है कि ऐसी सिचुएशन में जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हो तो ऑब्जेक्ट जो है फोर्स हटाने के बाद में भी उसकी लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीज रहता है, और इस इंक्रीज को हम कहते हैं परमानेंट सेट। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो पॉइंट, ओ टू ओ डैश इज कॉल्ड परमानेंट सेट, क्योंकि
यहाँ पर फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर भी उसकी लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीज रहेगा, उसकी लेंथ बढ़ी हुई रहेगी। अब अगर आप ए से आगे की बात करते हो तो ये वो वाला पोर्शन होता है जब ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से कोई भी आप स्ट्रेस नहीं लगा रहे हो, बट उसके बावजूद भी उसके स्ट्रेन में जो है वो इंक्रीज आता रहता है, उसकी लेंथ जो है इंक्रीज होती रहती है। स्ट्रेस में इंक्रीज ज़्यादा नहीं आएगा बट स्ट्रेन में इंक्रीज आ रहा है, सो इट इज़ कॉल्ड प्लास्टिक बिहेवियर। यहाँ पर ये पॉइंट में क्या शो हो रहा है, प्लास्टिक बिहेवियर यहाँ पर शो होगा। और सी पॉइंट के बाद का जो पोर्शन है वहाँ पर अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स को कम भी कर देते हो, बट ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर नेक बनना शुरू होती है। नेक किस तरह से बनती है कि आपके पास इस तरह से जैसे एक वायर है, तो वायर के बीच में से एक छोटा सा पोर्शन जो है पतला हो जाता है, तो इस तरह इसको हम कहते हैं नेकिंग। तो नेक बन जाती है। तो नेक बनने के टाइम पर क्या होता है कि आप डिफॉर्मिंग फोर्स को कम भी कर रहे हो, फिर भी उसकी जो है उसके अंदर जो है वो चेंज आता रहेगा, उसकी वायर पतली होती रहेगी और फाइनली उसको हम ब्रेक पॉइंट सी के ऊपर जो बी पॉइंट के ऊपर जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर मटेरियल जो है ब्रेक हो जाता है। तो ई से लेकर बी तक का जो रीजन होता है, ग्राफ बिटवीन द पॉइंट ई टू पॉइंट बी इज कॉल्ड द प्लास्टिक रीजन। हाँ, फर्क इतना ही है, ए से लेकर जो बी तक पूरा प्लास्टिक है, बट सी पॉइंट के बाद जो है वो नेकिंग शुरू हो जाती है, बीच में से वो पतला होना शुरू हो जाएगा और जो उसका मटेरियल है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट बी इज कॉल्ड द ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्योंकि बी पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट टूट जाता है तो हम इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। अब अगर तो बी पॉइंट बहुत ही जल्दी आ जाता है इस ग्राफ के अंदर, तो वो मटेरियल जो है ब्रिटल है, वो खिंचेगा नहीं, ज़्यादा जल्दी से टूट जाएगा। पर अगर बी पॉइंट जो है काफ़ी दूर जाके आता है, यानी कि ये जो ग्राफ है काफ़ी लंबा बनेगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि वो मटेरियल जो है डक्टाइल है। सो स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ को स्टडी करके भी हम फाइंड कर सकते हैं कि मटेरियल जो है ब्रिटल है या फिर डक्टाइल है। तो ये ग्राफ वाला काम बेटा आपने करना है, इसको रीड कर लेना है, लर्न भी करना है अच्छी तरह से। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो फिर हम अपनी अगली क्लास में करेंगे।